माता की, भारत माता की। ये उत्सव है हमारे संघर्षों का, यह उत्सव है हमारी स्वतंत्रता का, यह उत्सव है हमारे अधिकारों का, यह उत्सव है हमारे 11 सूत्रों का, यह उत्सव है 165 बैठकों का, यह उत्सव है 1083 दिन के अध्ययन का, यह उत्सव है 60 देशों के अध्ययन का, यह उत्सव है हमारे संविधान की पुस्तक का, यह उत्सव है उस 13 किलो की पुस्तक का, उस 13 किलो की पुस्तक का। आदरणीय डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, हमारे साथी अध्यापक गण, बाहर से पधारे हुए हमारे अभिभावक गण और प्यारे बच्चों, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। जी हां, मान मिला, सम्मान मिला, बिन मांगे संविधान मिला। बिन मांगे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई देशों ने हमारे संविधान के अंदर जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनको प्राप्त करने के लिए कई बार उन देशों के अंदर संघर्ष हुआ है, क्रांतियां हुई है। हमारी क्रांति तो मूल रूप से स्वतंत्रता को लेकर थी, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे संविधान को तैयार किया जिससे हमारे नागरिकों ने भविष्य में किसी प्रकार की अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए संघर्ष ना हो, कोई क्रांति ना हो, इसको ध्यान में रखकर किया। कहना चाहूंगा कि कुछ को शिकायत है इतिहास से कि इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, और मैं आपको बता दूं, हमें जो अधिकार मिले हैं संविधान में वो उन्हीं इतिहास के आधार पर 60 देशों के संविधान को अध्ययन करने के बाद में हमारे देश में जोड़े गए हैं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई संघर्ष हमारे लोगों के मध्य, जन समूह के मध्य ना हो। हमारे संविधान की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई, और यह आप सभी को पता है आज 26 जनवरी उस समय की 1950 को हमारे देश में संविधान को लागू किया गया। खता बस इस बात से है मुझे कि देश में संविधान तो है, पर संविधान का ज्ञान कितनों को है, ये अभाव है, ये खता है, ये दुख है। आपको आज पता चलेगा कि संविधान निर्माण में जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, उसमें 11 सत्र बुलाए गए थे मीटिंग, जिसमें 165 बैठकें हुई, और 165 बैठकों का जो खर्चा आया उस समय वो था 63,96,329 रुपए। 1950 की बात है। यदि आज के उस खर्चे से हम तुलना कर ले तो लगभग 53 करोड़ रुपए होंगे। करोड़ रुपए खर्च होने का मुझे कोई वो शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है, पर मुझे तसल्ली इस बात की है कि 53 करोड़ रुपए आज के अनुसार यदि खर्च हुए तो हमें संविधान भी उतना ही मजबूत मिला, जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार मिल पाए। संविधान वो जिसने नारी, जिसने पुरुष, जिसमें बच्चे, जिसमें बुजुर्ग, जिसमें बाहरी, जिसमें आंतरिक, सभी जाति धर्मों को सम्मिलित किया गया। क्योंकि जिन देशों में संविधान निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई वहां राजाओं का शासन था। राजाओं को जब हटाया गया तो जो कुलीन वर्ग थे उन्होंने अपने हित के अनुसार संविधान बनाए। हमारे इतिहास के विद्यार्थियों को यह तो मालूम है कि फ्रांस की जब क्रांति हुई अधिकारों को लेकर, तो पहले पुरुषों को ही अधिकार मिला था निर्वाचित होने के लिए और संसद या असेंबली में जाने के लिए। लेकिन वो पुरुष कौन थे? जो सिर्फ कर देते थे, टैक्स देते थे। महिलाओं को तो जोड़ा ही नहीं गया, और लगभग उस देश की उस समय की 75% आबादी उस संसदीय व्यवस्था से बिल्कुल दूर हो चुकी थी। तब हमारे देश के जिन लोगों को संविधान निर्माण का काम दिया गया, उसमें हमारे परम पूजनीय आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उन्हीं लगभग, और उनकी टीम ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, परिस्थितियों का अध्ययन किया, कहना चाहूंगा इतिहास को देखा, और फिर एक ऐसा संविधान हमें दे दिया कि हमारी यहां नारी भी बराबर है, पुरुष भी बराबर है,
जो कर देते हैं वो भी बराबर है, जो कर नहीं देते हैं वो भी बराबर है। ये संविधान जब हमें मिला तो इतना खर्च होना वाजिब लगता है। जी हां, संविधान प्रक्रिया में ही था, तभी देश विभाजन की ओर भी चल रहा था। जैसा कि बताया, 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान की बैठकें शुरू हुई और आजादी हमें उसके बाद में मिली। उसी बीच कुछ संघर्ष हो गया। देश आजाद होगा तो ध्वज कौन सा होगा? लाल होगा, हरा होगा, पीला होगा, नीला होगा। कहीं विवाद उलझे गए, क्योंकि जो ध्वज उस समय चल रहा था वो एक निश्चित सिर्फ एक पार्टी को लेकर था। भारत की कई रियासतें ये कहने लगी कि ये तो सिर्फ एक पार्टी का है, हम देश के अंदर मिलेंगे तो हमारा ध्वज। तो विवाद उत्पन्न हो गया जातियों में, रियासतों में, धर्मों में। तभी एक विशिष्ट व्यक्ति को यह काम दिया गया जिनका नाम था पिंगली वेकिया। 22 जुलाई 1947 को आजादी से पूर्व ही उन्होंने एक इतना सुंदर ध्वज हमें दे दिया जिसमें सारी बातें सम्मिलित थी, सर्वधर्म सम्मिलित था। केसरिया रंग सनातन संस्कृति का प्रतीक है, श्वेत रंग ईसाई संस्कृति को साथ लेकर चलता है, हरा रंग मुस्लिम संस्कृति को साथ लेकर चलता है, और बीच में जो नीला रंग आप देख रहे हो वो सिख संप्रदाय को साथ लेकर चलता है। उसमें ये गहन बातें रखी गई। हमें पढ़ाया गया कि केसरिया शौर्य का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है, हरा हरियाली का प्रतीक है, और बीच में अशोक चक्र सभी को साथ लेने का प्रतीक है। और इसमें जो सभी साथ आए वो सभी धर्म के लोग थे। देखिए, मतभेद हुए, और मतभेद इस प्रकार थे कि कहा गया, पिंग्या वेकिया के द्वारा कहा गया कि चैन अमन का मुल्क है मेरा, चैन अमन का मुल्क है मेरा, इस देश में दंगा रहने दो, लाल हरे में ना बांटो इसे, लाल हरे में ना बांटो इसे, शान तिरंगा रहने दो, शान तिरंगा रहने दो। जब शान तिरंगा आया तो सभी लोगों ने आजादी से पूर्व ही उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन 22 जुलाई 1947 संपूर्ण भारतवर्ष के लिए कुछ ही दिनों बाद, लगभग 22 दिनों बाद, एक ऐसी दुखद घटना हो गई आजादी को लेकर कि देश में विभाजन हो गया। विभाजन वो भी इस तरीके का कि सिर्फ जो मुल्क थे वो ही नहीं बटे, जाति धर्म के साथ लोग भी बढ़ चुके थे। बटना दुख के विषय नहीं था, लेकिन लड़ना दुख का विषय था। इतना दुख, इतना माहौल उस दौर में बना, और एक तरफ हमारा संविधान तैयार हो रहा। विभाजन हो चुका कई देशों का, कहा भी जाता है बटा जो देश मेरा बढ़ता चला गया, लूटा जो देश मेरा लुटता चला गया। कई संघर्षों से मिली थी आजादी हमें, बटा जो देश धर्मों में, तो बांग्ला और पाकिस्तान भी चला गया, बांग्ला और पाकिस्तान भी चला गया। जबकि वह आजादी का संघर्ष सभी के साथ का था। दुर्भाग्य यह है कि एक तरफ हमारा संविधान बन रहा था और दूसरी तरफ दोनों ही भाई संघर्ष लड़ रहे थे। अभी संविधान लागू भी नहीं हुआ, तैयार भी नहीं हुआ, उससे पहले ही दोनों के अंदर अपनी अपनी रियासतों को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। और इस संघर्ष में हमारे ही लोग मरे। हमारे ही लोग का तात्पर्य है क्योंकि वो पाकिस्तान, वो बांग्लादेश, वो हमारा ही तो था, हम उन्हीं के तो थे। और वो संघर्ष इतना भारी रहा कि कई शहीदों को संविधान बनने से पहले ही अपना बलिदान भी देना पड़ा, कई सैनिकों को बलिदान देना पड़ा। ये बलिदान हम देख नहीं पाए, इसलिए हम संविधान को समझ नहीं पाए। तो बालकों, संविधान को गहनता से समझे, पढ़े, और मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि क्या है संविधान। अगर समझ जाओ तो मेरे साथ बाद में दोहरा लेना, और नहीं समझ पाओ तो अध्ययन तो हमें करना ही है। हम इस अवस्था में हैं कि पूरा समय पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। अभी हमारी उम्र है, आयु है, समय है, और इस समय को हमें गंवाना नहीं है। विवेकानंद बनो, देश का गौरव होगा, विश्व पटल पर विश्व सम्मानित होगा। अब्दुल कलाम बनो तो मिसाइल मैन बनोगे, पूरे विश्व में परचम लहराओगे। विवेकानंद बनोगे, अब्दुल कलाम बनोगे, और बाबा साहब बन गए तो कानून आपकी जेब में है, कोई किसी की मजाल नहीं कि आपके साथ दुर्व्यवहार कर ले। इसलिए डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर साहब भी आपको बढ़ने की आवश्यकता है, और वह शिक्षा का मौका आज आपके पास है। ये समय है, इसे आपको गंवाना नहीं है, क्योंकि उसमें जो हमें अधिकार दिए हैं वो अतुलनीय है, और जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। क्योंकि जिन देशों ने इन अधिकारों के लिए संघर्ष किया है ना, वहां तो क्रांति संविधान के इन अधिकारों के लिए हुई है। हम सौभाग्यशाली थे जो हमें बिना इन अधिकारों के, उन आदिवासियों को क्या पता था कि हम भी एक समय सभी के साथ बैठकर संसद में बैठेंगे। कभी संसद को देखो, उसमें कुछ अलग अलग वेशभूषाएं मिलेगी। वो दर्शाती है कि भारत का प्रत्येक कोना, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे नदीय क्षेत्र हो, चाहे मरुस्थल क्षेत्र हो, चाहे जंगली क्षेत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, सभी समुदाय, जाति और धर्म के लोग उस संसद में आपको एक जगह बैठकर मिलेंगे। महिलाएं भी मिलेगी, पुरुष भी मिलेंगे, सारे मिलेंगे। ये संविधान ने हमें हक दिया। तो मैं सरल शब्दों में कहना चाहूंगा, क्या है संविधान? जो हमें जीने का हक दे वो है संविधान। जो हमें पढ़ने का हक दे वो है संविधान। जो हमें बोलने का हक दे वो है संविधान। जो हमें घूमने का हक दे वो है संविधान। मेरे साथ दोहराओ, वो है संविधान। मेरे साथ दोहराओ, वो है संविधान। जो हमारे अधिकारों के लिए हमें लड़ने का हक दे वो है संविधान। जो हमें सशक्त बनाए वो है, जो हमें सशक्त बनाए वो है, जो हमें एकजुट करे वह है संविधान। जो हमें संगठित करे, जो हमें उच्च नीच की भावनाओं से मुक्त करे, जो गरीब अमीर का भेद मिटाए वो है, जो हमारी संस्कृति को हमें बचाए रखने का अधिकार दे वो है, जो हमें जातियों को मिटाने का हक दे, जो हमारे धर्मों को एक करने का हक दे, जो हमें पूर्ण शिक्षित करे, जो हमें गरीब और अमीर को एक करने का हक दे, हम सबको एक राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खड़ा करे, वो है संविधान। और बाबा साहब ने जो दिया है, अब कैसे ना कहूं उन्हें मैं भगवान, क्योंकि वो है संविधान, वो है संविधान, वो है संविधान, वो है संविधान। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा और संविधान की शक्ति को आपके सामने बताना चाहूंगा। एक केस हुआ पटना के अंदर, एक केस हुआ पटना के अंदर, और केस इस बात का था कि आपराधिक घटना घटी और एक कुली ने यह दृश्य देख ली। उस कुली को बुलाया गया कोर्ट के अंदर। देखिए, बात को समझना, क्या है संविधान। कोर्ट में बुलाया गया कुली को, पुलिस वाले लाए कि तुमने देखा है, बताना। कुली बड़ा घबराया हुआ। जज ने कहा, भैया आपने जो देखा है वो बताओ। कि बता तो मैं सब दूं, पर मुझे धमकियां बहुत आ रही है कि बोले जो गया तो सल्टा दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, कैसे बोलूं। जज ने कहा, अच्छा किसकी हिम्मत हुई रे? तुरंत आदेश दिया, 2 कांस्टेबल उसकी सुरक्षा में लगाए। मुद्दा ये नहीं है कि 2 कांस्टेबल सुरक्षा में लगे हैं, मुद्दा ये है कि कुली का काम कर रहा है। रेलवे स्टेशन पर एक तरफ बैग उठा के चल रहा है, पीछे 2 कांस्टेबल बॉडीगार्ड की जैसे चल रहे हैं। ये है हमारा संविधान जो हमें सुरक्षा देता है। ये अधिकार राजाओं का था, ये अधिकार कुलीन वर्ग था, ये अधिकार अमीरों का था कि वो अपने बॉडीगार्ड रख सके, पर एक गरीब वर्ग की सुरक्षा, एक कुली की सुरक्षा भी हमारा संविधान करता है। इसका प्रमाण उस पटना हाईकोर्ट के जज ने दिया। उनको भी नमन है, अभिनंदन है। और मैं आप सबको पुनः कहना चाहूंगा कि मान मिला, सम्मान मिला, हमें भव्य और ऐतिहासिक संविधान मिला, संविधान मिला। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, मुझे मौका दिया। बहुत बहुत